श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं हनुमान शर्मा, प्रवक्ता हिंदी साहित्य। आज हम आपको बता रहे हैं काव्य दोषों के जो भेद है, क्योंकि हमने पीछे काव्य दोषों के जो प्रकार है वो हमने पढ़ लिए मुख्य रूप से। जैसे शब्दगत दोष है, अर्थगत दोष है, रसगत दोष है, वाक्य संबंधी जो दोष है वो हमने 4 प्रकार के हमने पढ़े। आज हम काव्य दोषों के जो भेद हैं उसमें पहला जो भेद हम पढ़ेंगे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष विद्यार्थियों नाम से पता चलता है श्रुति का अर्थ क्या होता है। ये शब्द अगर हम देखें तो ये बना है श्रुति धन कटु और त्व के योग से बन गया। तो अब इसमें एक शब्द को हम इसके टुकड़े हमने लिए हैं। तो श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना, और कटु का अर्थ होता है कड़वा या कठोर, और त्व इसमें प्रत्यय लग गया। इस प्रकार से अगर इस शब्द के अनुसार हम देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्रुति माने सुनना और कटु का अर्थ होता है कड़वा या कठोर। इसलिए अगर हम इसकी परिभाषा देखें इस हिसाब से तो इसकी परिभाषा होती है जब किसी काव्य में कटु लगने वाले वर्ण या कठोर वर्णों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां उस काव्य में वो जो दोष आएगा वो होगा श्रुति कटुत्व दोष। तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी देख लीजिए। जब किसी काव्य में कटु लगने वाले वर्णों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। तो ये श्रुति कटुत्व की परिभाषा होगी। कटु लगने वाले और कड़वे लगने वाले कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है काव्य रचना में, जिसको सुनते ही आपको कटुता का अनुभव होगा। तो ऐसे वर्णों का प्रयोग अगर कविता में कर देते हैं तो वो रचना श्रुति कटुत्व दोष की मानी जाएगी। अब अगर हम पहचान के लिए बात करें, अगर इसकी पहचान करनी हो तो श्रुति कटुत्व दोष वाली रचना वो होगी जिसमें आपके जब किसी काव्य में टय वर्गीय वर्णों का टय वर्ण वाले जो टय वर्गीय है, टय ठ ड ढ है, ये जो शब्द काम में ज्यादा है काव्य में। जब किसी काव्य में टय वर्गीय वर्णों का प्रयोग या द्वित्व वर्ण या फिर आपके संयुक्ताक्षर का आप समझ में आ गया होगा। संयुक्ताक्षर का क्षय, त्रय, ज्य और श्रय इनका प्रयोग अधिक कर दिया जाए तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो ये जो पहचान के लिए अगर हम बात करें तो श्रुति कटुत्व दोष में टय वर्गीय वर्ण ट ठ ड ढ या फिर द्वित्व वर्ण जो आगे अक्षर आते हैं, जैसे महत्व शब्द काम लेते हैं, कोई पंप शब्द काम लेते हैं, कंपन शब्द काम लेते हैं, तो आगे वर्ण हैं वो आते हैं। या संयुक्ताक्षर क्षय, त्रय, ज्य और श्रय का शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। एक हम श्रुति कटुत्व का उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों। श्रुति कटुत्व का उदाहरण देखिए कि भर्त्सना से भीत वह बाल चुप हो गया। उदाहरण देखिए, भर्त्सना से भीत वह बाल चुप हो गया। बाल चुप हो गया। तो यहाँ पर आप देखें तो भर्त्सना शब्द में कटुता है। भीत का अर्थ क्या होता है? भीत बने भयभीत, डर, डरना,
वह बाल नायक या बालक जो है चुप हो गया। तो इस प्रकार से भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा करना, निंदा के डर से वह बाल चुप हो गया। तो इस प्रकार से भर्त्सना शब्द में श्रुति कटुत्व दोष हो गया क्योंकि सुनने में कड़वा लग रहा है। इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, करते नहीं हमें धृष्टता। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों न विस्मोत्कृष्टता, पर क्यों न विस्मोत्कृष्टता, कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो शब्द है वो सुनने में कठिन है। आधे वर्णों द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया गया है, ट वर्गीय वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ विस्मोत्कृष्टता, विस्मोत्कृष्टता और आपके विचारोत्कृष्टता में जो वर्ण का प्रयोग किया गया वो कठोर वर्ण है, ट वर्गीय है, आगे द्वितीय वर्ण भी है। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, ऐसे वर्णों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण एक और ले लेते हैं कि कात्यार्थी तब होंगी, कात्यार्थी तब होंगी, कात्यार्थी तब होंगी मिलहि जब प्रिय आए, मिली है जब प्रिय आए। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कात्यार्थी जो शब्द है वो सुनने में कठोर लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष से माना जाएगा। कात्यार्थी तब होंगी मिलहि जब प्रिय आए, प्रियतम पति वो मिलेंगे तब मैं कात्यार्थ कृत्य हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ श्रुति कटुत्व दोष के बारे में आपको चर्चा। श्रुति में सुनना, कटोना में कड़वा, जो सुनने में कठोर लगे ऐसे वर्णों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष माना जाएगा। ये आप इनके उदाहरण आप इनको पढ़ लेना। ज्यादातर इनका एक तरह से यूं समझ लीजिए ओज गुण वाली जो रचनाएं होती है या आपकी घोड़ी रीति वाली जो रचनाएं होती है वो प्राय है श्रुति कटुत्व दोष में ही आ जाती है। तो आगे हम जो दूसरा जो दोष है वो पढ़ेंगे अब च्युत संस्कृति दोष। दूसरा जो दोष है वो है च्युत संस्कृति दोष। ये शब्दगत दोष ही है। तो अब इस शब्द को अगर हम देखें, च्युत का अर्थ होता है अलग होना, भिन्न होना, अलग या भिन्न। और संस्कृति का अर्थ यहाँ पर लिया गया है व्याकरण से। संस्कृति का अर्थ है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों व्याकरण से। तो इस शब्द को अगर देखें तो जो व्याकरण के नियमों से विरुद्ध हो, अलग हो, जो व्याकरण के नियमों से क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, वो दोष काव्य में च्युत संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो देखिए परिभाषा इसकी, जहां जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, जब काव्य में व्याकरण के नियमों के विरुद्ध व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों या पदों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। प्रयोग कर दिया जाए तो वहां च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। तो इसके नाम से आपको स्पष्ट हो गया च्युत का होता है अलग होना, भिन्न होना। संस्कृति का अर्थ व्याकरण से लिया गया है विद्यार्थियों। तो इसका परिभाषा यही आपको समझ में आ गई होगी। जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जो शब्द यहाँ पर काम में ले ले तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष मानी जाएगी। अब
व्याकरण के नियमों में आप चाहे वो लिंग संबंधी अशुद्धियां हो, चाहे वचन संबंधी अशुद्धियां हो, चाहे संज्ञा सर्वनाम संबंधी कोई अशुद्धियां हो, तो वो जब प्रयोग कर ली जाती है, वर्तनी संबंधी कोई अशुद्धियां हो, तो वो शब्द हम वो जो है काव्य दोष वो हम चित्त संस्कृति दोष के नाम से जाना जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर चित्त संस्कृति दोष माना जाएगा। एक उदाहरण देखिए, मरम वचन सीता जब बोला, उदाहरण देखिए, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन सीता जब बोला, क्षमा करना सीता शब्द पहले आएगा, सीता जब बोला, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो यहाँ पर अगर देखें तो मरम वचन सीता जब बोला, सीता के लिए यहाँ पर सीता स्त्री लिंग है और इसके लिए जो क्रिया काम में लिया बोला क्रिया काम में लिया है, तो यहाँ पर व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, बोली शब्द काम में लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विरुद्ध व्याकरण के विरुद्ध शब्द का प्रयोग है वो किया है। ये जो प्रसंग है वो कहाँ क्या है, ये प्रसंग प्यारे विद्यार्थियों जब पंचवटी में जो मारीच है वो स्वर्ण मृग बनता है और राम को दूर दूर ले जाता है, और जाकर के जैसे ही राम उसका वध करते हैं तो वो जोर जोर से हाय सीते हाय लक्ष्मण का जो स्वर है वो पुकारते हैं, उसी स्वर में राम के स्वर में, तब उनको सुन करके सीता भयभीत हो जाती है। तब सीता जी है वो लक्ष्मण को वहाँ भैया की सहायता के लिए भेजना चाहती है, तो उस समय जो सीता है वो लक्ष्मण से कटु वचन बोलती है। तो मरम वचन, मरम का अर्थ होता है हृदय को भेदने वाले, चुभने वाले, हृदय को भेदने या चुभने वाले वचन है वो बोलती है। कौन? सीता। तब हरि प्रेरित है, ईश्वर की कृपा से प्रेरणा से लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण का मन डोलने लग जाता है, अर्थात चंचल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है उसमें क्रिया आपके जो है लिंग संबंधी हो गई, क्योंकि स्त्री सीता शब्द है वो स्त्रीलिंग है और इसके लिए क्रिया शब्द है वो पुल्लिंग की लगा दी, तो यहाँ पर ये व्याकरण संबंधी सूत्र यहाँ पर बोली शब्द लगाना चाहिए था। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो वो है फूलों की लावण्यता देती परमानंद। फूलों की लावण्यता, फूलों की लावण्यता देती परमानंद। अब इस शब्द में अगर देखें तो लावण्य का शब्द है वहां पर व्याकरण संबंधी सूची है, कैसे है? क्योंकि लावण्य का शब्द लवण, धन, व्यय और धनता से यहाँ पर बना है, तो एक जो लावण्य का शब्द है शुद्ध ये होगा लावण्य। लावण्य शब्द शुद्ध होगा क्योंकि भाववाचक संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा। अगर शुद्ध अगर लिखना है तो उसमें प्रत्यय एक जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कर दिया गया, तो ये व्याकरण संबंधी शुद्धि हो गई। एक प्रत्यय जुड़ेगा तो लावण्य, लावण्य का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये व्याकरण संबंधी शुद्धि, प्रत्यय संबंधी शुद्धि हो गई, भाववाचक संज्ञा बन गई है लावण्य। तो यहाँ पर दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर व्याकरण संबंधी शुद्धि मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक छोटा सा उदाहरण दे, इस निराशा को छोड़ो, इस निराशा को छोड़ो तुम, छोड़ो तुम आशा से लो काम, आशा से लो काम। तो यहाँ पर इस उदाहरण में अगर देखें तो निराशा शब्द है वो अशुद्ध है, निराशा शब्द ही शुद्ध होगा, निराशा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पर ये व्याकरण संबंधी शुद्धि होगी। इस निराशा को छोड़ो तुम आशा से लो काम, तो यहाँ निराशा शब्द में ताप ये जोड़ दिया है, प्रत्यय तो ये गलत है, निराशा ही शब्द शुद्ध माना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, एक मैंने पहले भी बताया था, राजे विराजे मख भूमि में, राजे विराजे, राजे विराजे मख भूमि में, मख भूमि में।
यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मग भूमि का अर्थ होता है यज्ञ भूमि, यज्ञ भूमि, ठीक है। और विराजमान हो रहे थे। अब राज्य शब्द राजा के लिए आया है, लेकिन राजा का राजा ही हमेशा बहुवचन होता है। राजा एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन और एक वचन दोनों एक ही होते हैं, जैसे क्षमा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द है वो हमेशा क्या होते हैं, जैसे नेता है, तो ये शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रहते हैं। तो राजा का अगर बहुवचन अगर देखें तो राजा, राज्य की जगह राजा होना चाहिए था। ये व्याकरण संबंधी शुद्ध शब्द है, लेकिन यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया बहुवचन के लिए, तो ये शब्द अशुद्ध है, इसलिए व्याकरण संबंधी शुद्धि यहाँ पर माना गया है। अब तीसरा जो दोष है वो है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष में नाम से पता चलता है, ग्राम्यत्व का अर्थ होता है जब किसी काव्य में ग्रामीण बोलचाल भाषा का के शब्द है वो काम में ले ले, ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्द काम में ले ले, या यूं कह सकते हैं कि गंवारू शब्द का काम में जो शब्द है वो काम में ले ले काव्य में, तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तो परिभाषा के रूप में अगर देखें तो जब किसी काव्य में ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्द काम में लिया जाए, काम में ले, तो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है, दोष माना जाता है। विद्यार्थियों समझ में आया, जब किसी काव्य में ग्रामीण बोलचाल यानी गंवारू जो शब्द है वो काम में ले ले, तो वहां पर जो है ग्राम्यत्व दोष माना जाएगा। ग्राम्यत्व दोष की एक छोटी सी उदाहरण है वो हम लेते हैं, थोड़ा उदाहरणों से समझ में आएगा। उदाहरण याद भी आपको अधिक करने हैं, जितनी ज्यादा उदाहरण करोगे आपके बहुत काम आते जाएंगे, आपके हिंदी साहित्य में आपकी वृद्धि होगी ज्ञान में। तो उदाहरण में अगर देखें, एरे ब्रजचंद्र, एरे ब्रजचंद, एरे ब्रजचंद तेरे मुख की चकोर हूं मैं, तेरे मुख की चकोर हूं मैं। एरे ब्रजचंद तेरे मुख की चकोर हूं मैं, और एरे घन श्याम तेरे रूप की हूं चांदकी, एरे घन श्याम तेरे रूप की हूं चांदकी, रूप की हूं चांदकी। तो ये जो पद है इसमें आपको ग्रामीण शब्द, एरे शब्द है वो ग्रामीण वाची शब्द है, ग्रामीण शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, हमारा शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो एरे ब्रजचंद तेरे मुख की चकोर हूं मैं, एरे घन श्याम तेरे रूप की हूं चांदकी। तो चांदकी का अर्थ होता है यहाँ पर पपैया, ठीक है। और चकोर, चकोर पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है। तो यहाँ पर ब्रजचंद यानी कृष्ण को, श्री कृष्ण को कोई गोपी है या राधा है, वो उनके मुख रूपी चंद्रमा को देखती रहती है चकोर बन करके। ऐसे ही घनश्याम के रूप की, श्री कृष्ण के रूप की चांदकी यानी पपैया के रूप में भी रट लगाती रहती है कोई नायिका यानी कोई जो गोपी है। आगे देखिए उदाहरण कि मूड पे मुकुट धरे गोपाल, मूड पे मुकुट धरे सोवे, मुकुट धरे सोवत है गोपाल, सोवत है गोपाल। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मूड शब्द है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है, मूड माने सिर। तो सिर शब्द के लिए यहाँ पर मूड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये ग्रामीण शब्द है, इसीलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष माना जाएगा। मूड पे, पर पे, मूड माने सिर, सिर पे माने पर, मुकुट धरे में धारण करना, सोवत माने शोभित हो रहे, गोपाल माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मूड पे, सिर पे है वो मुकुट धारण कर रखे हैं, शोभित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूड शब्द को ग्रामीण भाषा का शब्द काम में ले लिया।
इसी प्रकार से एक जो उदाहरण है दीप अनूप छटा युद्ध के, दीप अनूप छटा युद्ध, दीप अनूप छटा युद्ध के रघुलाल के गाल गुलाल के रंग, रघुलाल के गाल के गुलाल के रंग, गुलाल गाल के गाल गुलाल के रंग है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि दीप अनूप छटा युक्त के रघुलाल के गाल गुलाल के रंग है। तो यहाँ पर दीप राम के शोभा है वो वर्णन की जा रही है, लेकिन यहाँ गाल शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ पर ग्रामीण शब्द का प्रयोग है का कवि ने कर दिया। तो यहाँ पर ग्रामीण का दोष से माना जाएगा, क्योंकि गाल शब्द है वो ग्रामीण शब्द का शब्द प्रयोग है वो कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण हम देखिए, एक उदाहरण है कि पड़े झटोले पे रहे, पड़े झटोले पे रहे, झटोले पे रहे, नींद न आई रात, नींद न आई रात। तो इस उदाहरण में आप देखिए तो झटोला जो शब्द है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है। झटोले माने टूटी हुई खाट, टूटी हुई खाट। तो इस शब्द में झटोला जो शब्द है वो ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसीलिए ये ग्रामीण का दोष यहाँ पर माना जाएगा। पड़े झटोले में टूटी हुई खाट पर पड़े रहे, सोए रहे, लेकिन नींद न आई रात, रात को नींद दिखाई। इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण और है, पाव भर दाल में, पाव भर दाल में, पाव भर दाल में सवा पाव नूनवा, पाव भर दाल में सवा पाव नूनवा। तो यहाँ पर नूनवा शब्द है या जो आपके पास सवा पाव ये शब्द है, अगर देखें तो ये ग्रामीण भाषा के शब्द हो गए, ठीक है। तो नूनवा शब्द, नूनवा का अर्थ होता है नमक, नूनवा माने नमक, लेकिन नूनवा शब्द कौन सा है? ग्रामीण भाषा का गंवारू शब्द है। तो ग्रामीण भाषा का शब्द होने के कारण यहाँ पर ग्रामीण का दोष है, पाव भर दाल में सवा पाव नूनवा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आज हमने श्रुति घटत्व दोष, श्रुति घटत्व दोष की परिभाषा, उदाहरण और साथ साथ च्युत संस्कृति दोष की परिभाषा, उदाहरण और इसके साथ हमने ग्रामीण का दोष की परिभाषा, उदाहरण पढ़े। आगे जो काव्य दोष है उनके बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर और लाइक करते रहो। आप जय भारत, जय हिंद।